हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होगी और सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो आज का हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड होने वाला है। इसके अंदर कंप्लीट यूनिट सेकंड को हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। सारे नोट्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्रैश कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंट कूपन चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आज का हमारा सिलेबस होने वाला है, 3 टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। एसिड बेस एंड बफर्स, उसके अलावा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और डेंटल प्रोडक्ट्स। तो कुछ ये प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, स्टार मार्क प्रोडक्ट, तो याद है कुछ इनके बारे में, क्या क्या हिस्ट्री इनकी है? यूनिट फर्स्ट में लास्ट में जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था, उसी की पार्ट है। ठीक है, वहां पे बताया था आपको अच्छी तरीके से। तो इनको भी यहाँ पे देखेंगे, धीरे धीरे आएंगे। हर एक यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक दिए होंगे। टोटल 10 कंपाउंड्स है। ठीक है, चलिए तो बात करें एसिड बेस बफर की, तो भाई बेसिक है एसिड बेस बफर। एसिड बेस को तो हम 3 जो कॉन्सेप्ट है हमारे, अरेनियस, ब्रोस्टन, लोरी, ल्यूइस, है ना, इन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। और बफर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पीएच चेंज, रेसिस्ट पीएच चेंज। ठीक है, तो चलिए एसिड बेस बफर, सॉरी एसिड एंड बेस क्या होते हैं भाई? अरेनियस के अकॉर्डिंग, अरेनियस ने क्या बताया भाई? एसिड जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन इन वाटर। जैसे ही वाटर में डालते हैं या वाटर के अंदर बेसिकली हमारे एसिड H+ आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, H+ आयन देते हैं। इसके अलावा बेस होते हैं प्रोड्यूस करते हैं OH-। देखिए हम बेस और एसिड को किस तरीके से पहचानते हैं कि या तो H+ आयन या OH-। OH लगा हुआ है तो हम बेस बोलेंगे, अगर H है, H+ निकल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। यही हम बेसिक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, जैसे HCl है हमारा, H+ आयन देगा वाटर में जब इसको डालेंगे और क्लोराइड आयन अलग निकलेगा, तो H+ आयन दे रहा मतलब ये एसिड है। इसके अलावा NaOH की बात करें तो Na+OH- मतलब ये बेस है। तो अरेनियस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन भाई और भी तो आएंगे ना इसके भाई बंधु, तो वो भी अपना अपना इन्वेंशन करेंगे। तो यहाँ पे तो इन्होंने बता दिया कि H+ फॉर एसिड और OH- फॉर बेस। अब आते हैं भाई ब्रोस्टन एंड लोरी साहब। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि एसिड जो है वो प्रोटॉन का डोनर करता है। ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो H+ और OH- होते हैं। ठीक है, तो डोनेट कर रहा है तो H+ हो गया और एक्सेप्ट कर रहा है तो OH- हो गया। इस वजह से इन्होंने बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिएक्शन दी है NH3 + H2O। तो यहाँ पे H2O क्या लग रहा है आपको? H2 एसिड है ना। कैसे है एसिड? इनके अकॉर्डिंग भी एसिड है। NH3 हमारा बेस है। कैसे है? देखिए NH3 से हमारा क्या हुआ? NH3 हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और H2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके पास कमी हो गई। तो H2 डोनेट कर रहा है, H2 डोनेट करेगा तो H+ आयन डोनेट करेगा। किसको? H+ आयन को डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर है ना एसिड, तो H2 डोनेट H+ आयन, तो ये एसिड हो गया। NH3 एक्सेप्ट इस H+ आयन को, NH3 एक्सेप्ट कर लेगा तो NH3 से NH4 हो जाएगा। ये हमारा बेस हो गया। इन्होंने भी समझा दिया भाई कि एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ब्रोस्टन गिव टेक ऑफ प्रोटॉन, गिव और टेक। अब आते हैं ल्यूइस साहब। तो ल्यूइस साहब ने क्या बताया भाई? एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने डोनर की बात की और ये पेयर को एक्सेप्ट करने की बात की। ठीक है, और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो एग्जांपल है BF3 एसिड है, NH3 बेस है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लुईस। ठीक है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन का गेम है इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन का रोल होता है लुईस के अकॉर्डिंग। ये थर्ड थ्योरी हो गई हमारी। तो ये तीनों थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस को समझाया गया है। तीनों थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। बात करें बफर की, बफर क्या होते हैं भाई? इस पे क्वेश्चंस भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, 2 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर। तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता है। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट उसके अंदर हम बेस भी डाल दें, एसिड भी डाल दें, तो भी पीएच 7 है तो 7 ही रहेगी, अगर उसके अंदर बफर सॉल्यूशन है तो। ये खासियत होती है बफर की। A buffer is a solution that resists change in pH when small amount of acid or base are added.
ठीक है। बफर एक घोल है जो हल्की मात्रा में अम्ल क्षार डालने पर भी पीएच में परिवर्तन होने से रोकता है। तो टाइप की बात करें तो एसिड बफर, जैसे कि वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये यूज किया जाता है। एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। बफर्स की बेसिक बफर्स की बात करें तो वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बफर पीएच का बॉडीगार्ड है भाई, पीएच को चेंज नहीं होने देगा चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए। आगे बफर इक्वेशन है, बेसिकली हेंडरसन हेंसप्लेच ने बफर इक्वेशंस दी थी। तो एसिडिक बफर्स के लिए थी पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिक के अंदर पीओएच हो जाएगा, है ना, और पीकेबी प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। याद रह जाएगी ना, इक्वेशन याद ही रखनी है आपको। देन पीएच 14 माइनस पीओएच। अब पीएच कैसे निकालेंगे भाई इसका, ये 14 पीएच निकालनी है तो 14 माइनस पीओएच, पीओएच कितना है उसको माइनस कर देंगे तो हमारी पीएच निकल के आ जाएगी कितना है, ठीक है। तो ट्रिक पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस साल्ट अपॉन एसिड और रेशियो, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो आपको याद रख लेनी है। आगे आता है बफर कैपेसिटी, मतलब जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है उसकी जो एबिलिटी होती है ना पीएच ना चेंज होने देने की, उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। देखिए, द एबिलिटी ऑफ बफर टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। हिंदी में देखिए, बफर की वह क्षमता है जिससे वह पीएच को स्थिर बनाए रखता है और जब उसमें अम्ल और क्षार मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। उसको बीटा से डिनोट करते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच। हाइयर कंसंट्रेशन हाइयर कैपेसिटी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी बफर कैपेसिटी होगी उतना ही मतलब उसका कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये है बफर कैपेसिटी। बात करें प्रिपरेशन ऑफ बफर्स, कैसे बनाते हैं भाई बफर्स को, तो सबसे स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है इसके अंदर। सिलेक्ट वीक एसिड और बेस एंड इट्स साल्ट, जिसका भी बनाना है बफर उसका या तो वीक बेस होगा या वीक एसिड होगा, वो लेंगे और उसके साल्ट्स लेंगे, ठीक है। चूज करेंगे पीकेए क्लोज टू डिजायर्ड पीएच, उस डिजायर्ड पीएच के आसपास हम पीकेए चूज करेंगे। इसके अलावा अप्लाई करेंगे हेंडरसन हेंसप्लेच इक्वेशन जो अभी हमने पीछे देखी। उसके बाद मैक्सिमम अप्रोप्रिएट रेशियो डाइल्यूट टू वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम को डाइल्यूट किया जाएगा। ये 4 स्टेप्स है जो आपको याद रखनी है। एग्जांपल देखिए, पीएच 4.76 है, यूज एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एज एसीटेट रेशियो, मतलब कि भाई ये पीएच है, पीएच के अकॉर्डिंग हमारा बफर सिस्टम बफर सॉल्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, बिना पीएच के नहीं बनाया जाएगा। आगे बात करें स्टेबिलिटी को बफर की, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है स्टेबिलिटी में भाई, देखिए जैसे CO2 एब्जॉर्प्शन हो गया तो एसिडिफाई हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेशन हो गया जैसे फॉस्फेट बफर है और माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है तो ये प्रॉब्लम्स है, स्टेबिलिटी को खराब कर सकती है बफर की। सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाए तो ये भी बफर कैपेसिटी को बफर की एबिलिटी को स्टेबिलिटी को कम कर सकती है। क्या सॉल्यूशन है इसका भाई, सबसे पहले तो फ्रेश प्रिपरेशन करना है, बनाना है, एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना है, एड करना है इसके अंदर प्रिजर्वेटिव जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम लाइट एंड हीट से, ठीक है। ये कुछ करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बफर्स को। आगे है हमारा बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, जैसे कि ब्लड बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट और बेसिकली यहाँ पे यूज होता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मेंटेन पीएच 7.4, ब्लड का पीएच मेंटेन रखते हैं। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जैसे कि आई ड्रॉप में पीएच 7.4, फॉस्फेट बफर यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्रल सॉल्यूशन जैसे स्टेबल प्लस नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए तो पीएच मेंटेन होना चाहिए। नजल ईयर ड्रॉप प्रिवेंट पीएच चेंजेस। ओरल एंटासिड कंट्रोल स्टोमक एसिडिटी के लिए बेसिकली यूज होते हैं, पीएच चेंज नहीं होने देंगे। बफर्स बेसिकली बॉडीगार्ड ऑफ पीएच इन ड्रग। अब बात करते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, मतलब कि यहाँ पे बफर प्लस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दोनों एक साथ काम करेंगे। तो आइसोटोनिसिटी क्या होता है, आइसोटोनिसिटी मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, जैसे कि मान लीजिए हमारे ब्लड का प्रेशर कितना है 0.9 है और टीयर का प्रेशर कितना है 0.9 है, प्लाज्मा का प्रेशर कितना है 0.9 है, तो जो हम फ्लूइड बाहर से देंगे उसका भी पीएच नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9 ही होना चाहिए। तो आइसोटोनिसिटी का मतलब ये है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, जैसे ब्लड टीयर प्लाज्मा। वह घोल जिसका प्रासरणीय दाब
ऑस्मोटिक प्रेशर शरीर के दरों रक्त आंसू प्लाज्मा के बराबर हो, इक्विवेलेंट टू 0.9% NaCl इसके बराबर होना चाहिए। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दो टर्म्स होती हैं, इसमें क्या है, अगर ये जो वैल्यू है 0.9, ये वैल्यू अगर क्या होगी, कम हो जाए तो क्या होगा, जो सेल है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी है, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और वो फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक, उसमें सेल सिकुड़ जाएगी, सेल सेल श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और इरिटेशन करेगी। तो ये दो कंडीशंस हैं, अगर कम ज्यादा हो सकता है तो। इसके बाद आते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बफर और आइसोटोनिसिटी दोनों को एक साथ मिला दिया है। तो सॉल्यूशन दैट आर बोथ आइसोटोनिक एंड बफर टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड पीएच स्टेबिलिटी, उसको हम बोलते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसे घोल जो एक साथ आइसोटोनिक हो और पीएच स्थिर बनाए रखे। एग्जाम्पल जैसे आई ड्रॉप है आइसोटोनिक्स विद टीयर और पीएच इसका होता है 7.4, दोनों कंडीशन एक जगह हो गई। मेजरमेंट कैसे करते हैं आइसोटोनिसिटी का, बहुत अच्छे तरीके से हमने लेक्चर्स के अंदर समझाया है आपको और नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट में यहाँ पे भी देख लेते हैं। हेमोलाइटिक मेथड मतलब आरबीसी इन सॉल्यूशन, आरबीसी को सॉल्यूशन में रख के हम चेक करेंगे आइसोटोनिसिटी को। जैसे अगर आइसोटोनिक है हमारा सॉल्यूशन तो आरबीसी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर हाइपोटोनिक है तो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा आरबीसी स्वेलिंग करके, और हाइपरटोनिक है तो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा आरबीसी, ठीक है। ये कंडीशन इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रायोस्कोपिक मेथड का भी यूज किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली डेल्टा टीएफ और 0.52 डिग्री सेल्सियस आइसोटोनिक, ये बेसिकली इक्वेशन इसके अंदर यूज की जाती है। मोस्ट यूज इन फार्मेसी क्रायोस्कोपिक मेथड, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर आइसोटोनिसिटी बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड का भी यूज किया जाता है। इसमें डेल्टा टीएफ केएफ डॉट एम डॉट आई, यहाँ पे केएफ हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसको बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और एम यहाँ पे हमारा मोलेलिटी है, आई हमारा वॉन हॉफ फैक्टर है। NaCl इक्विवेलेंट मेथड भी यूज होता है कभी कभी, ई वैल्यूज इसको बोलते हैं। एडजस्ट ड्रग सॉल्यूशन टू आइसोटोनिसिटी बाय कैलकुलेटिंग NaCl एक्विवेलेंस, ये आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। बात करें मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, आपको पूछा जाए तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा क्रायोस्कोपिक हो गया, दूसरा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ई वैल्यू हो गया इसके अंदर, इसके अलावा मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड हो गया, और तीसरा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड हो गया, ठीक है। ये 4 मेथड बेसिकली यूज किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर सबस्टेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयन इन बॉडी फ्लूइड्स, मतलब आयन के रूप में वो हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं, नर्व कंडक्शंस करवाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं एंड एसिड बेस का बैलेंस करते हैं। ये सारे काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं आयन की फॉर्म में, जैसे कि कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये सारे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के द्रवों जैसे फ्लूइड में आयन बनाते हैं और जल संतुलन, नसों की कार्यप्रणाली, मांसपेशी संकुलन और अम्लसार संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे NaCl है, NaCl बॉडी में जाके Na+ और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर काम करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया भाई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में मेजर केटाइंस आएंगे सोडियम आयन, ठीक है, और मेजर एनाइंस आते हैं क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। इसमें बेसिकली अदर आयन है, कैल्शियम आयन भी आता है, मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी सेल है, तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है, बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर होगा हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलेंगे, और सेल के अंदर जो होगा उसको हम इंट्रासेल्युलर बोलेंगे। इंट्रासेल्युलर कौन कौन से आयन्स हैं भाई, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, फॉस्फेट मेजर एनाइंस है, प्रोटीन है, और अदर जैसे स्मॉल क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट भी थोड़े बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम आयन मेन एक्स्ट्रा सेल्युलर केटायन और पोटेशियम आयन मेन इंट्रासेल्युलर, मतलब ये सोडियम तो अंदर जाता है और पोटेशियम इफ्लक्स होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है और सोडियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये फार्माकोलॉजी में समझेंगे, ठीक है। सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर रहता है।
बात करें मेजर फंक्शंस और मेजर फिजियोलॉजिकल आयन, जैसे कि केटाइन है हमारा, सोडियम आयन है, तो ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। इसके अलावा नर्व इंपल्स कंडक्शन करवाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हेल्प इन ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स के एब्जॉर्प्शन में, तो सोडियम पानी और नसों का संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद आता है पोटेशियम आयन, ये भी कैटाइन है हमारा, मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल मतलब समझते हो, हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, उसके बाद वो काम करता है। अब उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर सोडियम आयन की भी जरूरत पड़ती है, पोटेशियम आयन की भी जरूरत पड़ती है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो वहां पे भी सोडियम पोटेशियम आयन का ही रोल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट फंक्शंस, रेगुलेट एंजाइम इनसाइड सेल, पोटेशियम दिल और कोशिका का काम सही रखता है। आगे है कैल्शियम बोन एंड टीथ कंपोनेंट्स के रूप में प्रेजेंट होता है, नीड फॉर क्लॉटिंग के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैल्शियम हड्डियां, खून जमना, मांसपेशियों में अपना काम करता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, को फैक्टर इन एटीपी रिएक्शंस, मेंटेन न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलिटी, तो मैग्नीशियम ऊर्जा एंजाइम में सहायक होता है एटीपी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है एनाइंस, एनाइन में हमारा क्लोराइड है, ये बैलेंस करेगा सोडियम आइंस को फ्रॉम HCl इन स्टोमक। इसके अलावा कार्बोनेट है हमारा, बाइकार्बोनेट है, मेंटेन करेगा बफर ऑफ ब्लड पीएच कंट्रोल। इसके बाद फॉस्फेट है, तो कंपोनेंट ऑफ एटीपी, डीएनए एंड आरएनए, बफर इन यूरिन एंड सेल्स के रूप में भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एनाइंस हो गए। बात करें इलेक्ट्रोलाइट इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट इन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे ना, जब बॉडी से हमारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएंगे तो वापस से रिप्लेस करने पड़ते हैं ना, जैसे हम ORS लेते हैं, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है बॉडी से, तो वापस से जरूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब गिविंग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन बॉडी लॉस देम, डिहाइड्रेशन हो जाए, डायरिया हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए, ठीक है, उस कंडीशंस में। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी शरीर से इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर उसे बाहर से देना होता है। अब आता है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये रिप्लेसमेंट में यूज होता है। प्रिपरेशन इसकी फ्रॉम साव वाटर, इवोपरेशन से बनाते हैं, और फ्रॉम रॉक साल्ट, माइनिंग से हम ऑब्टेन करते हैं, बाय न्यूट्रलाइजिंग NaOH और Na2CO3 बाय विथ HCl, ये केमिकली बनाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। ये 3 प्रिपरेशन मेथड हो गए। असे की बात करें तो इसका जो असे किया जाता है, इसकी जो इम्प्योरिटी चेक की जाती है, वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है विथ AgNO3, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस क्रिस्टल है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है 801 होता है, मतलब 801 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है। मेडिसिनल यूजेज की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसनर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करता है, और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के अंदर इसका यूज होता है। 0.9% सलाइन फॉर IV इन्फ्यूजन ये यूज होता है, नजल ड्रॉप्स में यूज होता है, और प्रिजर्वेटिव में भी यूज होता है। तो NaCl नमक, सबका इलाज, ORS और सलाइन दोनों में काम होता है इसका भाई, ठीक है। इसके बाद आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो कैल्शियम भाई ग्लूकोनिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिलके क्या बनाते हैं, इनकी रिएक्शन होगी तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा बनेगा। ऐसे EDTA टाइट्रेशंस करेंगे, इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा मरेक्साइड, मतलब मेटल आयन जो होता है उसकी टेस्टिंग इसके अंदर बेसिकली की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। व्हाइट क्रिस्टलाइन स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा। यूजर्स की बात करें तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट जैसे कि डेफिशिएंसी और ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में यूज होगा, IV फॉर हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की लेवल कम हो जाए उसमें यूज होगा, टिटेनी में यूज होगा, ठीक है। एडजस्ट इन एलर्जी थेरेपी, एलर्जी मतलब सहायक ड्रग के रूप में यूज होगा एलर्जिक थेरेपी में। चलिए आगे है पोटेशियम क्लोराइड, तो ये व्हाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। यूजेस की बात करें तो ट्रीट हाइपोकैलेमिया, अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल लो हो जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। प्रिवेंट करता है इरेगुलर हार्टबीट को, ओरल IV रिप्लेसमेंट थेरेपीज की यूज होती है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कंपोजिशन पर 1 लीटर, NaCl इसके अंदर ऐड होता है 2.6 ग्राम, KCl इसके अंदर ऐड होता है 1.5 ग्राम, मतलब इसमें लगभग जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के थ्रू मिल जाते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में। सोडियम सिट्रेट होगा इसके अंदर 2.9 ग्राम, और ग्लूकोज होगा 13.5 ग्राम, ये हमारा तैयार है। ORS रिस्टोर करेगा लॉस इलेक्ट्रोलाइट इन डायरिया एंड वॉमिटिंग, ग्लूकोज एनहांस सोडियम लेवल और वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ORS 1 रेडी सॉल्यूशन फॉर डिहाइड्रेशंस, बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, नॉर्मल पीएच जो होता है 7.35 टू 7.45 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होगा।
उसके लिए बेसिकली बफर सिस्टम यूज होगा, बाइकार्बोनेट बफर ब्लड के लिए, है ना। इसके अलावा फॉस्फेट बफर फॉर यूरिनरी एंड किडनी के लिए, प्रोटीन बफर फॉर हीमोग्लोबिन एंड आरसीबी के लिए, ठीक है। सॉरी आरसीबी नहीं, आरबीसी, आरसीबी पे चला गया मैं भी, चलिए कोई बात नहीं। रोल ऑफ लंग्स, रिमूव करता है CO2 को, जिसकी वजह से एसिड कंट्रोल होता है, क्योंकि CO2 अगर मिल जाता है तो एसिडिफाई कर सकता है, ठीक है। और फास्ट रेगुलेशन ऑफ पीएच। रोल ऑफ किडनीज, एक्सिस H+ आयन एंड रीएब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करता है, और एक्सिस जो H+ आयन है उसको लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करता है हमारा किडनी, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस करता है। चलिए अब आता है डेंटल प्रोडक्ट। तो डेंटल प्रोडक्ट भी पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहला इसके अंदर डेंटल प्रोडक्ट की बात आएगी तो डेंटल प्रोडक्ट के अंदर आएगा डेंटिफ्राइज, ऐसे सबस्टेंस जो बेसिकली टूथ ब्रश के साथ लगा के हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंटिफ्राइज, ठीक है। जो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं टीथ को। सबस्टेंस यूज विद टूथ ब्रश टू क्लीन एंड पॉलिश टीथ, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डेंटिफ्राइज। ऐसे पदार्थ जिन्हें ब्रश के साथ प्रयोग किया जाता है ताकि दांत साफ और चमकदार रहे, जैसे कि टूथपेस्ट सबसे कॉमन, टूथ पाउडर है, जेल्स भी आते हैं, ठीक है, ये आपने कभी ना कभी यूज किए होंगे। कंटेंट्स की बात करें तो एब्रेसिव्स, घर्षणकारी, जब घर्षण होगा तभी तो स्टेन्स रिमूव होगा ना, कचरा रिमूव होगा, तो रिमूव स्टेन, उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का यूज होता है। फ्लोराइड कंपाउंड, फ्लोराइड बेसिकली यूज होता है, प्रिवेंट करता है कैविटीज को प्रिवेंट करेगा। सोडियम फ्लोराइड है, टिन फ्लोराइड है, ठीक है। इसके अलावा होमक्टेंट्स की बात करें, नमी बनाए रखने के लिए ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का यूज होता है। डिटर्जेंट के लिए, झाग बनाने के लिए जिससे गंदगी रिमूव हो, सोडियम लोरोइक सल्फेट का यूज होता है। फ्लेवर एंड स्वीटनर में पिपरमेंट और सैक्रीन का यूज किया जाता है। और बाइंडर और प्रिजर्वेटिव में स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है बाइंडर एंड प्रिजर्वेटिव्स को। ये कंटेंट हो गए। रोल है क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड कैविटी प्रिवेंशन और फ्रेश ब्रेथ के लिए हमारे डेंटिफ्राइज का यूज किया जाता है। आगे आता है रोल ऑफ फ्लोराइड इन, देखिए डेंटल प्रोडक्ट्स को अच्छे से याद कर लेना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज मतलब कि टूथ डिके, टूथ दांत खराब हो गया है, दांत में कीड़ा लग गया है, टूथ डिके ड्यू टू बैक्टीरियल एसिड डिसॉल्विंग इनोमियल, मतलब कि जो बैक्टीरिया है इनेमल को ही डिसोल्व कर देता है। कभी कभी देखा ना पूरे दाढ़ में छेद हो जाता है तो वो इनेमल को ही खत्म कर देता है, ऐसा बैक्टीरिया होता है दाढ़ का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज, तो उसके अंदर फ्लोराइड यूज होता है, ठीक है। फ्लोराइड प्रिवेंट करता है डेंटल कैरीज बाय स्ट्रेंथनिंग एनिमल एंड रिड्यूसिंग बैक्टीरियल, मतलब इनेमल को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और बैक्टीरिया के अटैक को भी कम करता है। तो हम में जो भी टूथब्रश यूज होते हैं उसके अंदर फ्लोराइड ऐड होता है, जिसकी वजह से हमारे टूथ प्रोटेक्ट होते हैं। फ्लोराइड दांतों को सड़न से रोकता है क्योंकि इसलिए इनेमल को मजबूत बनाता है और बैक्टीरिया की अम्लीय क्रिया कम करता है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कन्वर्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट को ये फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है जो एसिड रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। रीमिनरलाइज करता है अर्ली लेजन्स को, जो पहले वाले लेजन्स होते हैं, पहले से छिलाव वगैरह हुआ है दांत के अंदर, हमारा इनेमल टूटा है तो उसको वापस से रिकवर करता है, ठीक है। इनहिबिट करेगा बैक्टीरियल एंजाइम्स। सोर्स की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड है, स्टेनस फ्लोराइड है, इसके अलावा फ्लोरिडेटेड वाटर है 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। एक्सिस फ्लोराइड, ये भाई देखिए ये चीज याद रखनी है कि अगर फ्लोराइड लेवल ज्यादा हो गया तो दांतों पे धब्बे आ सकते हैं, हड्डियों की समस्या हो सकती है, ठीक है। लिमिट में ही यूज होना चाहिए। फ्लोराइड फ्रेंड ऑफ टीथ बट एक्सिस इनिमी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। सेंसिटिविटी होती है ना किसी किसी को, कोल्ड एंड हॉट की फीलिंग होती है दांतों के अंदर, कोल्ड चीजें नहीं पी सकते हैं, हॉट चीजें नहीं खा सकते हैं, उसके लिए जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाया गया ना। एजेंट दैट रिड्यूस डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी बाय ब्लॉकिंग ट्यूब्यूल एंड रिड्यूसिंग नर्व रेस्पॉन्स, कैसे करते हैं कम, ब्लॉक करते हैं ट्यूब्यूल्स को और रिड्यूस करते हैं नर्व इंपल्स को। नर्व इंपल्स ब्रेन में नहीं जाएगा तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसी दवाएं तो दांत की संवेदनशीलता, ठंडा गर्म दर्द कम करती हैं और ट्यूब बंद करके या फिर ऐसे नसों की उत्तेजना को घटाकर करती हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रोंटियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट, ये बेसिकली यूज होते हैं, यूज इन सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जैसे कि सेंसोडाइन। पोटेशियम प्लस स्ट्रोंटियम बेसिकली हमारा मेक टीथ स्माइल विदाउट पेन। कैल्शियम कार्बोनेट एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट इन डेंटिफ्राइज के रूप में यूज होता है। एब्रेसिव मतलब घर्षणकारी, घर्षण साफ करने के लिए यूज होता है, पॉलिशिंग दो दांतों को क्लीन करने के लिए। टूथपेस्ट पाउडर में दांत साफ करने वाले घर्षणकारी और चमकाने वाले एजेंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज है वाइट है, टेस्टलेस है, इंसोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, ठीक है। रिमूव प्लैग एंड स्टेन, सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर इनेमल एंड आल्सो यूजेस एंटाइसिड भी यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्लीन एंड कैल्शियम
ठीक है। इसके बाद आता है सोडियम फ्लोराइड। तो फ्लोराइड कंपाउंड यूज टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज, दांतों की सड़न रोकने वाला फ्लोराइड यौगिक है। प्रॉपर्टी है इसकी वाइट होगा, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। डेंटल यूजेज की बात करें तो टूथपेस्ट के अंदर 0.22 टू 0.33% वेट बाय वेट इसका यूज किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। टॉपिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो 2% सोल्यूशन यूज किया जाता है। कन्वर्ट इनेमल इनटू फ्लोरोएपेटाइट, जिससे ये एसिड रेसिस्टेंट बनाता है, ठीक है। एसेंशियल फ्लोराइड थेरेपी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो सोडियम फ्लोराइड नेचुरल एंटी कैरीज फॉर्मूला है। चलिए आगे है जिंक यूजेनोल सीमेंट। टेम्पररी डेंटल सीमेंट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद यूजेनोल। एक टेम्पररी डेंटल सीमेंट मतलब कोई डेंट मतलब छेद हो गया है दांत के अंदर, उसको फिल करना है, टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी फिलिंग के लिए जिंक प्लस यूजेनोल का यूज किया जाता है। मतलब रिएक्शन होती है जिंक प्लस ऑक्साइड की यूजेनोल के साथ, तो एक हार्ड फिल्म बना लेते हैं वो, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और यूजेनोल, लौंग का तेल जिसको हम बोलते हैं यूजेनोल, ठीक है। ये स्थायी अस्थायी दांत सीमेंट बनाते हैं। जैसे हार्ड हार्ड धीरे धीरे हार्ड होता है और स्मूथ सरफेस होता है और एनाल्जेसिक भी काम करता है, मतलब पेन को भी कम करता है, सूदिंग इफेक्ट ऑल पल्प। टेम्पररी फिलिंग है, बेस लाइनर अंडर परमानेंट फिलिंग, और मतलब बेस के रूप में भी यूज किया जाता है परमानेंट फिलिंग के लिए। सेडेटिव और ड्रेसिंग फॉर टूथ, सेडेटिव और ड्रेसिंग के लिए भी यूज होता है। नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट रिस्टोरेशन। जिंक प्लस यूजिनोल, पेन कंट्रोल, टेम्पररी प्रोटेक्शन। इजी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा फाइनली यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने कोई नोट्स वगैरह परचेज नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टाइमिंग 9 to 7 PM, ठीक है। कॉल करके परेशान मत करना यार, काफ़ी बच्चे होते हैं तो बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। आप नंबर पे मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है, या अब आपको बोल दूंगा कॉल कर लो, ठीक है। तो मैसेज किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, धन्यवाद।